कुछ दिन पहले एक दर्शक ने मुझसे फाइट क्लब फिल्म पर बात की। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी इस फिल्म को दोबारा ध्यान से देखा है या नहीं। अगर इस वीडियो पर मिलियन लाइक्स आ जाए तो वो सच में मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा कि उस व्यक्ति की व्याख्या कुछ खास नहीं थी, क्योंकि वो गहराई तक नहीं गया। इसलिए आज मैं आपको चीनी प्राचीन दर्शन के यिन और यांग की अवधारणा के जरिए इस फिल्म को नए नजरिए से समझाने वाला हूँ। इसमें दम है या नहीं, इसका फैसला आप वीडियो के आखिर में खुद कर लीजिएगा। कहा जाता है कि फिल्म हर सेकंड 24 बार एक भ्रम रचती है, और एक अच्छी फिल्म इस बात के काबिल होती है कि उसे गहराई से समझा जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ लोजी। आज के इस वीडियो में हम डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित फाइट क्लब फिल्म की गहराई से व्याख्या करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोट, ये फिल्म महिलाओं को शायद ज्यादा पसंद न आए, लेकिन असली मर्दों के लिए ये फिल्म देखने के बाद एक अलग ही मजा देती है। इसलिए अगर गर्लफ्रेंड देखना चाहती है तो बेहतर है बॉयफ्रेंड को साथ बिठा कर देखे। चलते हैं फिल्म की व्याख्या की ओर। मैंने पहले जिस यिन और यांग की बात की थी वो बिल्कुल बेवजह नहीं है। फिल्म में ही नायक एक ऐसा वाक्य कहता है जो इस विचार की ओर इशारा करता है। अब सवाल ये उठता है कि एक मॉडर्न और लग्जरी माहौल वाली फिल्म में एक ऐसा चाय का टेबल क्यों दिखाया गया है जो बाकी चीजों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसका जवाब सिर्फ एक है, निर्देशक यहाँ यिन और यांग की अवधारणा का संकेत दे रहा है। बेशक सिर्फ एक टेबल से सब कुछ साबित नहीं होता, लेकिन अगर हम नायक पर ध्यान दें तो पाएंगे कि उसका पूरा व्यक्तित्व यिन और यांग के सिद्धांत के अनुसार चलता है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ इस किरदार का कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पूरी फिल्म में कहीं भी उसका नाम नहीं बताया गया है। अगर आपको उसका नाम याद आ जाए तो मान लीजिए मैं हार गया। तो सवाल ये है कि एक मुख्य किरदार का नाम ही क्यों नहीं है। ये भी एक प्रतीक है। फिल्म में वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी पहचान खो चुका है, जिसे जीवन की कोई दिशा नजर नहीं आती। वो आम लोगों का प्रतीक है, एक ऐसा अस्तित्व जो भीतर से खोखला है। और शून्यता तथा यिन यांग दोनों ही ताओवादी दर्शन के बेहद अहम सिद्धांत है। अब हम इसे धीरे धीरे समझेंगे। फिल्म की शुरुआत में नायक एक पुरुष सहायता समूह में जाता है। ऐसे सीन हमें अक्सर अमेरिकी फिल्मों और सीरीज में देखने को मिलते हैं। पहले मुझे भी ये अजीब लगते थे, इसलिए मैंने इसके बारे में रिसर्च की। असल में ये छोटे स्तर पर होने वाली मानसिक सहायता बैठ के होती है, कुछ वैसे ही जैसे हमारे यहाँ लोग एक साथ बैठकर अपने दुख बांटते हैं। तो नायक वहाँ क्यों जाता है? कहानी लंबी है, लेकिन संक्षेप में कहें तो वो भयानक अनिद्रा से पीड़ित होता है। पिछले 6 महीनों से वो ठीक से सोया नहीं है। दवाइयों का भी कोई असर नहीं होता। वो अंदर से टूट चुका होता है। लेकिन उसका डॉक्टर उससे कहता है, तुम्हें लगता है तुम दुखी हो, आओ तुम्हें असली दुख दिखाता हूँ। और तभी वो उसे इस सहायता समूह में भेज देता है। अब सवाल ये है कि इंसान को नींद क्यों नहीं आती? चीनी ग्रंथ ई चिंग के अनुसार यिन और यांग ब्रह्मांड की सबसे मूल विरोधी लेकिन एक दूसरे पर निर्भर शक्तियाँ हैं। ये न केवल प्रकृति के नियमों को दर्शाती है, बल्कि इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। यिन और यांग के नजरिए से देखें तो रात यिन की होती है। ये आराम और ऊर्जा को फिर से पाने का समय होता है। जब हमारा शरीर और मन शांत होकर यिन की अवस्था में प्रवेश कर पाता है तो नींद अच्छी आती है और मानसिक स्थिति बेहतर रहती है। लेकिन अगर रात में भी हम यांग की अवस्था में फंसे रहें, यानी बेचैनी, तनाव और उत्तेजना में, तो नींद नहीं आती। इससे अगले दिन की मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। यही यिन और यांग का असंतुलन है। और अगर किसी इंसान के भीतर यिन और यांग का संतुलन बिगड़ जाए, जैसे यिन की कमी और यांग की अधिकता, तो इसका असर सीधे उसकी नींद और जीवन पर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इसे संतुलित कैसे किया जाए? यिन और यांग, जहाँ यिन है वहाँ यांग भी होना जरूरी है। इसलिए अब दूसरे पुरुष किरदार की एंट्री होती है। वो विद्रोही है, उग्र है, गुस्सैल है और निडर है। उसका स्वभाव मुख्य किरदार से पूरी तरह अलग है। वो एक यांग व्यक्तित्व है, एक शुद्ध यांग वाला इंसान। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन टाइलर फिल्म की शुरुआत से ही मौजूद है। 4 मिनट 6 सेकंड पर स्क्रीन अचानक एक पल के लिए झपकती है, पहली बार देखने पर, क्योंकि वो सिर्फ एक फ्रेम होता है। अधिकतर लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते। अगर आप हाथ की तेजी से वीडियो रोकने की कोशिश करें तो उस एक फ्रेम को पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास टूल्स है और वो फ्रेम दरअसल टाइलर ही है। ये साफ तौर पर निर्देशक द्वारा जानबूझकर डाला गया फ्रेम है। यहाँ समझ लेते हैं कि इंसर्ट फ्रेम क्या होता है। हम जो भी वीडियो रोज देखते हैं वो हर सेकंड 24 तस्वीरों से मिलकर बनता है। एडिटिंग की भाषा में हर एक तस्वीर को एक फ्रेम कहा जाता है। इंसर्ट फ्रेम का मतलब होता है बीच में एक अतिरिक्त फ्रेम डालना। वैसे ये तकनीक बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका उल्टा तरीका यानी फ्रेम हटाना आपने जरूर देखा होगा। जैसे वोंग कार-वाई की फिल्मों में जहाँ फुटेज थोड़ा अटकता हुआ लगता है, वो इसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। खैर, बात कुछ ज्यादा दूर निकल गई। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। पूरी फिल्म में कुल 5 बार इंसर्ट फ्रेम दिखाई देता है। आखिर में जो मजाक वाला सीन है उसे छोड़ दे तो बाकी 4 बार टाइलर को ही डाला गया है। 4 मिनट 6 सेकंड पर जब मुख्य किरदार ऑफिस में खाली बैठा होता है, 6 मिनट 19 सेकंड पर जब वो डॉक्टर के पास जाता है, 7 मिनट 34 सेकंड पर जब वो सहायता समूह में जाता है, और 36 सेकंड पर जब वो मार्ला के पीछे भागता है। 4 बार जानबूझकर
टाइलर को दिखाना इस बात का संकेत है कि मुख्य किरदार के भीतर यिन और यांग का संतुलन बिगड़ चुका है और उसके अंदर धीरे धीरे एक दूसरा यांग का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। और यही प्रक्रिया टाइलर के पैदा होने की प्रक्रिया है। शुरुआत में मुख्य किरदार सिर्फ यूं ही सहायता समूह में जाता है, लेकिन मोटे बॉब की ईमानदारी उसे एक अजीब सी आजादी का एहसास कराती है। वो खुद को भूल जाने की हालत में चला जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, सारा अंधेरा और चुप्पी भूल जाता है। उस रात वो इतनी गहरी नींद सोता है जैसे कभी सोया ही न हो और यहीं से उसे इसकी लत लग जाती है। वो तरह तरह की लाइलाज बीमारियों वाले सहायता समूह में जाने लगता है। वैसे भी कोई मेडिकल रिपोर्ट चेक नहीं करता, दूसरे रोते हैं तो वो भी रोता है। बस ज्यादा बोलना नहीं होता तो पकड़े जाने का खतरा भी नहीं रहता। अगर यही चलता रहता तो उसकी अनिद्रा ठीक हो जाती और टाइलर कभी पैदा ही नहीं होता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसी जगह पर भी उसे एक और धोखेबाज मिल गया। आमतौर पर वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए दूसरों की सच्चाई पकड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन उस दिन जब वो फिर से पुरुषों के सहायता समूह में था, अचानक वहाँ एक महिला आ जाती है। उस महिला को देखते ही उसे याद आता है कि वो उसे पहले भी कई सहायता समूह में देख चुका है। वो एक धोखेबाज है, लेकिन क्या वो महिला खुद भी एक धोखेबाज नहीं है? उसी महिला में वो अपने झूठ को देख लेता है। वो महिला एक चेतावनी की तरह है जो उसे बार बार याद दिलाती है कि ये सब नकली है और इसी वजह से वो फिर से कुछ महसूस नहीं कर पाता और दोबारा अनिद्रा में चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर ये यूं ही चलता रहा तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए वो उस महिला से मिलता है और सुझाव देता है कि दोनों सहायता समूहों को आपस में बांट ले। उस महिला का नाम मार्ला है। मार्ला एक चालाक लड़की है। वो बस मुफ्त का खाना पीना करने के लिए हर सहायता समूह में जाती है, इसलिए उसे मुख्य किरदार की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन उसकी जिद के आगे मार्ला आखिरकार मान जाती है। वे तय करते हैं कि सहायता समूह आधे आधे बांट लेंगे और एक दूसरे के फोन नंबर भी ले लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर समय बदल सके। इस तरह मुख्य किरदार कम से कम आधे महीने ठीक से सो पाता है। लेकिन साफ है कि इससे उसके भीतर यिन और यांग का संतुलन पूरी तरह ठीक नहीं होता। ये सिर्फ टाइलर के जंग की रफ्तार को थोड़ा धीमा करता है और अगले चरण में टाइलर उसकी जिंदगी में वास्तव में प्रवेश करने लगता है। इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि मुख्य किरदार करता क्या है। वो एक कार रिकॉल कोऑर्डिनेटर है। उसका काम होता है दुनिया भर में घूमकर अपनी कंपनी की गाड़ियों के एक्सीडेंट या खराबी वाले मामलों में ये हिसाब लगाना कि गाड़ी को वापस बुलाना चाहिए या नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक व्हाइट कॉलर कर्मचारी है और साथ ही समाज के बहुत से लोगों का प्रतीक भी, जो हमेशा बॉस के सामने सिर झुकाकर रहता है, पूरी तरह आज्ञाकारी होकर अपनी पहचान खो देता है, भौतिक सुखों के पीछे भागता है लेकिन भीतर से खाली रहता है। जिंदगी नीरस और उबाऊ है। हालांकि देखने में सब ठीक लगता है। तो सवाल ये है कि टाइलर आखिर उसकी जिंदगी में आया कैसे? इन 6 डिटेल्स पर ज्यादातर लोगों ने शायद ध्यान ही नहीं दिया होगा। एक बार जब वो काम के सिलसिले में होटल में ठहरा होता है तो टीवी पर चल रहे एक विज्ञापन में, उस विज्ञापन के अंदर दिखने वाले लोगों में एक व्यक्ति टाइलर होता है। इस चरण तक आते आते टाइलर शुरुआती दौर की अचानक प्रकट होने वाली छवि से निकलकर धीरे धीरे वास्तविक दुनिया में घुलने लगता है और अगले चरण में टाइलर एक भौतिक रूप में मुख्य किरदार के आसपास दिखाई देने लगता है। एक बार जब वो एयरपोर्ट पर एस्केलेटर पर खड़ा होता है तो पीछे वाले एस्केलेटर पर खड़ा व्यक्ति टाइलर ही होता है और इसके बाद अगली बार दोनों की औपचारिक मुलाकात होती है। ध्यान दीजिए, चाहे पहले की झलक हो या ये संयोगवश हुई मुलाकात, टाइलर हमेशा मुख्य किरदार के पीछे ही दिखाई देता है। ये भी निर्देशक का कैमरा भाषा के जरिए दर्शकों को ये बताने का तरीका है कि टाइलर मुख्य किरदार से ही विभाजित हुआ है। ये बात सीधे सीधे दाओ दे जिंग की इस पंक्ति से जुड़ती है। दाओ से एक उत्पन्न हुआ, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से समस्त सृष्टि। साधारण शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड की सबसे प्रारंभिक शक्ति दाओ ने सबसे पहले एक अव्यवस्थित अवस्था को जन्म दिया। फिल्म में ये एक मुख्य किरदार को दर्शाता है। इसके बाद ये अव्यवस्थित अवस्था 2 अलग अलग गुणों में बंट जाती है, यिन और यांग। फिल्म में यही 2 मुख्य किरदार और उससे अलग हुए व्यक्तित्व टाइलर को दर्शाता है। इसके बाद यिन और यांग के आपसी संतुलन से 3 की अवस्था बनती है। ये 3 अनगिनत संभावनाओं और जटिलताओं का प्रतीक है और अंत में इसी संतुलन के भीतर छिपी संभावनाएं और रचनात्मक शक्ति इस जटिल संसार की रचना करती है, यानी 3 से समस्त सृष्टि। जब यिन और यांग आपसी टकराव के बावजूद संतुलित और स्थिर अवस्था में रहते हैं तो वही स्थिति होती है। समस्त वस्तुएं यिन को धारण करती है और यांग को अपनाती है और संतुलन से सामंजस्य बनता है। यही वो अवस्था है जिस तक अंत में मुख्य किरदार पहुंचता है। हालांकि ये सब अभी आगे की कहानी है। मुख्य किरदार और टाइलर की मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत काफी सहज रहती है। विदा होते समय वे एक दूसरे के फोन नंबर भी ले लेते हैं। यहाँ निर्देशक एक बार फिर एक जैसे सूटकेस दिखाकर दर्शकों को याद दिलाता है कि वे दोनों असल में एक ही व्यक्ति है। इसके बाद शुरू होता है 2 व्यक्तित्वों या कहीं यिन और यांग के बीच का संघर्ष। एयरपोर्ट पर टाइलर से अलग होने के बाद मुख्य किरदार जैसे ही अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुँचता है वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। कहा जाता है कि वहाँ
विस्फोट हुआ है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो चौंक जाता है। ये चाय की मेज तो उसी की है। वो घबराकर ऊपर जाना चाहता है, लेकिन स्टाफ उसे बता देता है कि अब ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। इस तरह वह अचानक बेघर हो जाता है, लेकिन उसके भावों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं आता, क्योंकि ये सब उसकी पहले से ही बेकार जिंदगी को बस थोड़ा और बेकार बना रहा था। रात बिताने के लिए जिस पहले इंसान का ख्याल उसके दिमाग में आता है वो मार्ला होती है, क्योंकि इस शहर में वो सिर्फ उसी को जानता है। लेकिन जब वह फोन बूथ में जाकर नंबर मिलाता है तो अनजाने में टाइलर का नंबर डायल हो जाता है। यहाँ एक बारीक डिटेल ये है कि फोन काफी देर तक बजता रहता है, लेकिन टाइलर कॉल नहीं उठाता, और जैसे ही मुख्य किरदार जाने लगता है टाइलर वापस कॉल कर लेता है। ये भी निर्देशक का संकेत है कि टाइलर वास्तव में मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे अमेरिका में रहने वाले दोस्त के अनुसार उस समय इस्तेमाल होने वाले ऐसे फोन बूथ में कॉलबैक की सुविधा नहीं होती थी। इसके बाद दोनों एक बार में जाकर साथ में शराब पीते हैं। जाने से पहले टाइलर के लगातार उकसाने पर मुख्य किरदार काफी हिचकिचाते हुए अपनी हालत बता देता है। टाइलर को ये पहले से पता होता है। आखिर बात यही है कि उसके पास रहने की जगह नहीं है। टाइलर कहता है मेरे यहाँ रहना कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके बदले वो उससे एक शर्त मानने को कहता है, मतलब उसे जोर से पीटना। ये कैसी अजीब सी मांग है। तो मुख्य किरदार टाइलर को एक घूंसा मार देता है। टाइलर कहता है नहीं ऐसे नहीं, ये तो बहुत नाजुक हो गया, आओ मैं सिखाता हूँ। ये वार मुख्य किरदार को अच्छी तरह लगता है, लेकिन उसी पल उसे एक अजीब सा सुख महसूस होता है। वो टाइलर से कहता है कि वो उसे फिर से मारे। फिर दोनों एक दूसरे पर घूंसे और लाते बरसाने लगते हैं। जैसा कहा जाता है बिना लड़े पहचान नहीं होती। हालांकि दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। घर लौटते समय यहाँ एक बारीक डिटेल पर ध्यान दीजिए। रास्ते में मुख्य किरदार सीढ़ियों पर चलता है, जबकि टाइलर पानी से भरे गड्ढे में चलता है। ये संकेत देता है कि टाइलर मुख्य किरदार की परछाई है। टाइलर के घर पहुंचकर मुख्य किरदार हैरान रह जाता है। घर छोटा नहीं है, लेकिन हालत बेहद खराब है। एक छींक भी दीवार की परत गिरा सकती है। नल से निकलने वाला पानी कीचड़ जैसा है। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है, और यही बात टाइलर के अस्तित्वहीन होने की ओर इशारा करती है। इसलिए भले ही घर कितना भी जर्जर क्यों न हो, मुख्य किरदार खुशी खुशी वही रहने लगता है। अब यहाँ से फिल्म के असली विषय की शुरुआत होती है, फाइट क्लब। दोनों अक्सर देर रात बार में शराब पीने के बाद टाइलर के घर लौटते हैं और एक दूसरे से जमकर लड़ते हैं। ये बेवकूफी भरा और अजीब सा व्यवहार धीरे धीरे कई राहगीरों को आकर्षित करने लगता है। शुरुआत में लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद भी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। ये बात साधारण तर्क से समझना मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे एक आंतरिक तर्क है। मुख्य किरदार जैसे लोग समाज में अनगिनत है। वे एक उबाऊ, दर्दनाक और अर्थहीन जीवन जी रहे होते हैं। काम सिर्फ जिंदा रहने के लिए होता है। जिंदगी की कोई दिशा या मतलब नहीं होता। जब वे इस तरह की कच्ची और मूल लड़ाई देखते हैं तो उनके भीतर एक इच्छा और जरूरत पैदा होती है, और वे अनजाने में इसमें शामिल हो जाते हैं। तमाशा देखने वाले धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और लड़ाई में शामिल होने वाले भी लगातार बढ़ते जाते हैं। आखिरकार टाइलर एक बार के बेसमेंट में फाइट क्लब की स्थापना करता है। क्लब हर शनिवार रात खुलता है। कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन 8 नियम याद रखना जरूरी है। फाइट क्लब का पहला नियम, फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करनी है। तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी नियम मैं नहीं बता सकता। अरे हाँ, टाइलर का काम अभी तक बताया ही नहीं। ऊपर से देखने में वो साबुन बेचने वाला व्यापारी है, लेकिन असल में वो हर तरह का काम करता है। कभी वो महंगे होटलों में वेटर बन जाता है और खुश हुआ तो ग्राहकों के खाने में कुछ मिला देता है। कभी वो फिल्म प्रोजेक्शन में काम करता है और बीच बीच में अशोभनीय फ्रेम डाल देता है। वो बेझिझक दूसरों की कार चला लेता है, कचरा इधर उधर फेंकता है, गालियाँ देता है। भौतिक चीजों की उसे कोई परवाह नहीं वो सामाजिक नैतिकता की परवाह करता है। वो पूरी तरह मनमानी जिंदगी जीता है, किसी की परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि जिंदगी और मौत की भी नहीं। उसकी आत्मा पूरी तरह आजाद है। वो मुख्य किरदार का पूरा विपरीत है, और उसी के जरिए मुख्य किरदार इस भौतिकवादी उपभोक्ता समाज का मजाक उड़ाता है और उससे टकराव करता है। बेशक कभी कभी मुख्य किरदार टाइलर के व्यक्तित्व का इस्तेमाल और कामों के लिए भी करता है, जैसे रिश्ते बनाने के लिए। हालांकि उसका घर जल चुका था, लेकिन मार्ला से उसका संपर्क टूटा नहीं था। कुछ समय बाद टाइलर फोन उठाता है और वह मार्ला के साथ वो काम कर लेता है जो मुख्य किरदार करने की हिम्मत नहीं कर पाता। यहाँ भी एक बारीक डिटेल है, जब मार्ला टाइलर के घर आती है तो तीनों कभी भी एक ही फ्रेम में दिखाई नहीं देते। जब मार्ला और टाइलर साथ होते हैं तो मुख्य किरदार नहीं होता, और जब मार्ला मुख्य किरदार के साथ होती है तो टाइलर कहीं और होता है। ये भी निर्देशक का संकेत है कि वे दोनों असल में एक ही व्यक्ति है। कुछ समय बाद टाइलर मुख्य किरदार को दिखाने का फैसला करता है कि वह साबुन कैसे बनाता है। उसी रात दोनों एक कॉस्मेटिक सर्जरी हॉस्पिटल पहुँचते हैं और मरीजों से निकाली गई चर्बी से भरे कई बैग चुरा लेते हैं। इसे प्रोसेस करने पर साबुन बनाया जा सकता है, और अगर इससे सिर्फ ग्लिसरीन निकाली जाए और कुछ और चीजें मिलाई जाए तो ये विस्फोटक भी बन सकता है। क्या मिलाया जाता है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये चीज मजाक नहीं है। इसके बाद टाइलर केमिकल के जरिए मुख्य किरदार की आजाद इच्छा को जगाने की कोशिश करता है। वो उसे दर्द महसूस कराता है ताकि वो सब कुछ भूल सके, क्योंकि टाइलर के मुताबिक दर्द से गुजरे बिना आजादी नहीं मिलती। शुरुआत में मुख्य किरदार दर्द से चिल्लाता रहता है, लेकिन टाइलर की बातों के असर से वो सच में दर्द महसूस करना बंद कर देता है। यहाँ टाइलर अपना हाथ भी दिखाता है,
वो भी इस दर्द से गुजर चुका है। ये भी निर्देशक का इशारा है कि दोनों असल में एक ही है। इसके बाद मुख्य किरदार पूरी तरह बदल जाता है। वो दफ्तर में अब दबकर नहीं रहता, सीधे अपने बॉस को खरी खोटी सुना देता है। कंपनी के राज से उसे ब्लैकमेल करता है और खुद को कंसल्टेंट बनवा लेता है। बिना काम किए भी सैलरी लेने लगता है। बॉस को लगता है वो पागल हो गया है और सिक्योरिटी बुला लेता है। लेकिन तभी मुख्य किरदार बॉस के सामने खुद को मारने का नाटक करता है, चिल्लाता है, मत मारो। गार्ड्स जब आते हैं तो लगता है जैसे बॉस ने ही उसे पीटा हो। इस तरह उसे 52 हफ्तों की सैलरी और 48 फ्लाइट डिस्काउंट कूपन मिल जाते हैं। अब वो हर रात टाइलर के साथ फाइट क्लब जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे फाइट क्लब फैलता है, टाइलर के काम और ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। तोड़फोड़ से शुरू होकर बात बैंक लूट तक पहुंच जाती है और मुख्य किरदार को पता भी नहीं चलता कि टाइलर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। एक दिन अचानक ढेर सारे लोग घर के बाहर आ जाते हैं। वे कहते हैं कि ट्रेनिंग के लिए आए हैं। मुख्य किरदार को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लोग बढ़ते जाते हैं लेकिन लड़ाइयां कम हो जाती है। हर रात टाइलर इन लोगों को लेकर शहर में तबाही मचाने निकलता है। मुख्य किरदार इस सब के खिलाफ होता है, लेकिन न जाने क्यों हर बार खुद भी साथ चला जाता है। फिर एक रात उसे पता चलता है कि उसी का अपार्टमेंट टाइलर ने उड़ाया था। दोनों के बीच भयानक झगड़ा होता है। टाइलर उससे पूछता है, अगर तुम अभी मरने वाले हो तो अपनी जिंदगी को कैसे देखोगे? मुख्य किरदार कहता है, मुझे नहीं पता, सब बेकार है। फाइट क्लब जाए भाड़ में, मार्ला भी जाए भाड़ में। मैं थक चुका हूं। क्योंकि अब उसकी नजर में ये सब टाइलर की वजह से था। वो खुद अभी एक लूजर ही था। उसे पूरी तरह बदलने के लिए टाइलर अचानक गाड़ी तेज करता है और सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा देता है। होश में आने पर वो टाइलर के जर्जर घर में होता है, लेकिन टाइलर गायब होता है। नीचे टाइलर के बुलाए हुए दर्जनों लोग मौजूद होते हैं और अजीब बात यह है कि सब उसे ही बॉस कहते हैं। टाइलर को ढूंढने के लिए वो उसके दराज खोलता है और कई फ्लाइट टिकट पाता है। अब वो टाइलर के नक्शे दम पर शहर शहर घूमता है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। टाइलर कहीं नहीं मिलता। आखिरकार एक बार में जब वो टाइलर के बारे में पूछता है तो बारटेंडर हैरानी से पूछता है कि क्या वो मजाक कर रहा है। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तब वो मार्ला को फोन करता है और पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। मार्ला नाराज होकर कहती है कि वो पागल है। वे दोनों साथ रहे हैं। कभी वो बहुत भावुक होता था तो कभी बिल्कुल ठंडा। अचानक टाइलर कमरे में दिखाई देता है और उसकी बातों से आखिरकार सच्चाई सामने आ जाती है। टाइलर कभी था ही नहीं। वो दरअसल उसी का टूटा हुआ एक और व्यक्तित्व था।